ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना लेक्चर जिसमें हमने सम ऑफ सीरीज और प्रोडक्ट ऑफ सीरीज निकालना था। तो सबसे पहली सीरीज हमारे पास सिंपल सीरीज है, जिस तरह हम पहले लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हम लूप लगा के सीरीज को प्रिंट करते हैं, लेकिन अब हमने उसी सीरीज को ऐड करना है, सम फाइंड आउट करना है उस सीरीज का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, और फिर मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ कि ये हम कैसे परफॉर्म करें। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर चाहिए होगा जिसकी हम सीरीज निकाल रहे हैं, तो इंट n, और इसके साथ हम एक वेरिएबल लेंगे सम के नाम से, और इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अच्छा, इसको इक्वल टू 0 रखने की भी एक वजह है, और वजह ये है कि ये 0 जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मैथ्स में पढ़ के आए होंगे एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन, कि एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि जब आप उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, बल्कि वो नंबर सेम रहे। सिमिलरली जब आप सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आपको जो वेरिएबल है वो इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रखना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 1, कि 1 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने एक वेरिएबल n लिखा जिसकी जो सीरीज के लिए यूज किया जाएगा, और सम निकालने के लिए हमने, जिसमें हमारा सम स्टोर होगा, उसके लिए हमने एक वेरिएबल सम विच इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद हमारा लूप लगेगा जैसे हमने पहले लगाया था। तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर हम जा रहे हैं n लेस देन इक्वल टू 100, और फिर हम करते हैं n प्लस प्लस। तो इसी तरीके से हमने जैसे पहले लिखा था वैसे ही हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऊपर जो आपका लूप है वो तो ऐसे ही रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक। लेकिन अब इसकी बॉडी के अंदर हमने सिर्फ प्रिंट नहीं करना, बल्कि इसका हमने सम निकालना है, एंड में हमने उस सम का रिजल्ट प्रिंट करना है। ठीक है, अब समझिए कि हमने क्या करना है, हमने इस सारी सीरीज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमने स्टोर करवाना है, उसके लिए हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाया सम, और इसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे, और एंड में हम ये रिजल्ट शो करवाएंगे कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को ऐड करें आपस में तो फिर क्या रिजल्ट आपके पास आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अच्छा, इस स्टेटमेंट का जरा वर्क समझ लीजिए, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, और फिर मैं आपको इसकी आउटपुट भी शो करवाता हूँ। ओके, अब होगा क्या, आपके पास सबसे पहले n की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो सम प्लस n हुआ। सम की वैल्यू क्या है स्टार्ट में 0, n की वैल्यू क्या है 1। जब आंसर आया 0 प्लस 1 ऐड किया, आंसर क्या आया 1। अब सम की वैल्यू इस स्टेज पे क्या हो गई है 1 हो गई है। ठीक है, अब n में वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगी वैल्यू। जब n की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी फिर आपकी कंडीशन दोबारा चेक होगी। ठीक है, अब भी स्टेज के ऊपर सम की वैल्यू 1 हो चुकी थी, n की वैल्यू क्या हुई 2, 1 प्लस 2 आंसर क्या आया 3, सम में सेव हो गया। फिर n की वैल्यू हुई 3, सम की भी 3 थी, जब 3 प्लस 3 किया आंसर आया 6, सम की वैल्यू हो गई 6। n की 3 थी, 3 प्लस 1 किया आंसर आया 4, n लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन दोबारा चेक की, ट्रू हुई, 6 प्लस 4। ठीक है, n की वैल्यू 4 हुई, 6 सम में क्या स्टोर हुआ था 6, 6 प्लस 4 आंसर क्या आया 10। यानी 1 से लेकर 4 तक की आप सीरीज को ऐड कर चुके हैं आपस में। इस तरह फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, सब आपस में ऐड होते चले जाएंगे, और आंसर कहां सेव हो रहा होगा आपका यहां पर। इसी स्टेटमेंट को अगर आपको याद हो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस n की जगह सम प्लस इज इक्वल टू n। दोनों तरीकों से ये काम ठीक करेगी। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी लिख के प्रिंट करके चेक करवा दूंगा आपको। ठीक है, जब आपका ये पूरा लूप चल जाएगा तो 100 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो आपस में एडअप होंगे, और उनका रिजल्ट कहां सेव हो जाएगा इस वेरिएबल सम में। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब होगा ये कि आपने यहां पर इसको प्रिंट भी करना है, सी आउट सम। ठीक है, इसको आपने यहां पर प्रिंट करना है। अच्छा, अब इसको हम बॉडी ऑफ द लूप से बाहर क्यों लेके आए, जो हमने चीज प्रिंट करनी थी उसको बॉडी ऑफ द लूप से बाहर क्यों लेके आए। उसकी वजह यह है कि हमने एंड में रिजल्ट जो है, जो आंसर है, वो एक दफा प्रिंट करना है। लूप के अंदर या लूप की बॉडी में
सिर्फ वो स्टेटमेंट्स या वो चीज यूज की जाएगी जिसको आपने बार बार प्रिंट करना है या बार बार जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। अब इसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना था, बार बार जो भी नंबर आना था उसको हमने ऐड करना था हर दफा, लेकिन प्रिंट तो हमने एक ही दफा करना है। जब रिजल्ट आ जाएगा सारा आंसर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में, तो इसको हमने एंड में प्रिंट करना है। तो इसके लिए इस वजह से हम इसको बॉडी ऑफ द लूप से बाहर लिखेंगे। अगर कोई चीज बार बार प्रिंट करनी होगी तो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आ जाएगी। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कंपाइल करके कि कोई एरर तो नहीं है। नहीं है हमारे पास कोई एरर, तो चलिए इसको करते हैं रन। ओके, ये देखिए ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप 1 से लेकर 100 तक सीरीज को ऐड अप करते हैं तो ये आपके पास आंसर आएगा 5050। तो ये हमारा आंसर हुआ सम ऑफ सीरीज का। अगर आपने किसी सीरीज को सम करना हो तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम आ गया। सिमिलरली अगर आप इस सीरीज को चेंज करें, जैसे हमने इवन नंबर्स की सीरीज की थी, उसको अगर आप इसको सम अप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 एंड लेस इक्वल टू 100, और यहाँ पर आप क्या करेंगे n प्लस इज इक्वल टू 2। अब आप 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि 2 4 6 8 उसको आपने सम करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट यही रहेगी, सी आउट भी ऐसा ही रहेगा, सिर्फ आपने ऊपर स्टेटमेंट चेंज की। तो आप इसको करिए एग्जीक्यूट एंड कंपाइल, कंपाइल एंड रन। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप सिर्फ इवन नंबर्स की सीरीज को ऐड करते हैं तो 2550, 2 से लेकर 100 तक नंबर्स हैं, 2 4 6 इन सबको ऐड किया जाए तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स की सीरीज को प्लस करने का प्रोग्राम हो गया, ऐड करने का, सम निकालने का। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी सीरीज को लेट से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालने अपनी सीरीज का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसी तरीके से एक वेरिएबल लेंगे। लेट से मैं इसको प्रोडक्ट के लिए p कर देता हूँ और इसको हम इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। इसको 1 इसलिए इनिशियलाइज करवाएंगे, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है, हम ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर वापस चाहिए होता है। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसी नंबर इनिशियलाइज करवाना है स्टार्ट में कि जिसको आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। तो वो ऑब्वियसली 1 है, जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो 1 को इनिशियलाइज करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारी सीरीज थी, हमने ऑड नंबर्स की सीरीज को मल्टीप्लाई करना था अप टू 19। तो हम यहाँ पर अपनी सीरीज का स्टार्ट करते हैं 1 से और इसको ले जाएंगे हम कहाँ तक, 19 तक लेके जाएंगे। ओके, 1 से इनिशियलाइज करवा के हम इसको 19 तक लेके जा रहे हैं और फिर हमने क्या करना है, अब हमने सम नहीं निकालना बल्कि अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो इस स्टेटमेंट को ख़त्म करेंगे यहाँ से, और प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास वेरिएबल p है, तो p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर करेंगे n। ठीक है, तो यहाँ पर आपने n मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर p। लेकिन ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपने ऊपर वेरिएबल कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करवाया p। आपको याद होना चाहिए कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल p और कैपिटल p का डिफरेंस है। तो यहाँ पर p हमारा वेरिएबल p ही होना चाहिए, सेम वेरिएबल जो आपने ऊपर इनिशियलाइजर डिक्लेयर करवाया। ठीक है, तो आपने वेरिएबल का ना तो केस चेंज करना है, लोअर केस से अपर केस नहीं करना, ना ही उसकी कोई स्पेल वगैरह चेंज करने हैं आपने। ओके, तो यहाँ पर आपने p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n आपने लिख दिया। इसका मतलब ये होगा कि जो भी नंबर आता जाएगा उसको यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में। ओके, तो होगा क्या यहाँ पे, जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक की जाएगी n लेस देन इक्वल टू 19। तो 1 लेस देन इक्वल टू 19 जब कंडीशन चेक होगी तो आंसर ट्रू आएगा। जब ट्रू आएगा तो फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ द लूप में हमने क्या किया हुआ, p को मल्टीप्लाई किया है n से। p की वैल्यू स्टार्ट में क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आया 1। वो वैल्यू कहाँ चली गई, p में स्टोर हो गई। फिर n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 1 में 2 ऐड किया तो आंसर क्या आया 3 आ गया। 3 लेस देन इक्वल टू 19, कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हुई, p की वैल्यू 1 थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आया 3। 3 कहाँ स्टोर हो गया, p में जाके स्टोर हो गया। फिर आपका दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, n की वैल्यू 3 से क्या हो गई 5 हो गई, कंडीशन चेक हुई ट्रू हो गई। जब नीचे आए
तो आप p की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 5 थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आया? 15 आया। 15 कहाँ पे सेव हो गया आपका? p में सेव हो गया आपके पास आंसर। फिर n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब वैल्यू 5 से क्या हो गई? 7, p की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू क्या हो गई? 7, 7 पे कंडीशन चेक हुई तो ट्रू हो गया आंसर, वापस आए दोबारा मल्टीप्लाई होगा। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर क्या आएगा? 105। तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? p में। फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 के बाद क्या होगा? 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। यहां तक जो जो वैल्यूज आती जाएंगी आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और रिजल्ट को सेव कर देंगे कहां पर? p में। तो इन दी एंड हमने क्या प्रिंट करना है? यहाँ पर वैल्यू ऑफ p हमने यहाँ पर प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है हमारे पास? नहीं है, इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर कि अगर आप 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर्स को खाली आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये इतनी बड़ी सारी एक वैल्यू आती है 6547299075। ये एक वैल्यू है जो कि आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा। दैट्स वाई हमने सीरीज का जो नंबर्स है वो कम रखे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो आपकी सीरीज बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो इस वजह से इससे आपका नंबर बहुत बड़ा आ सकता है जो कि इंटीजर स्टोर नहीं कर सकेगा अपने पास। तो इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए हमने सीरीज का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा रखा। तो आज के लेक्चर में हमने दो काम किए। एक तो हमने सीरीज का सम करना सीखा और एक हमने सीरीज का जो है वो प्रोडक्ट निकालना सीखा कि आप सीरीज को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपस में। और फिर किसी सीरीज को अगर आपने ऐड अप करना हो तो उसको ऐड कैसे किया जाता है, ये आपने आज के लेक्चर में सीखा। तो फॉर लूप को अभी फॉर द टाइम बिंग हम क्लोज करने जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो व्हाइल लूप का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम लैब एक्टिविटीज की तरफ दोबारा जाएंगे तो बहुत सारी लैब एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पेंडिंग है, जिसमें हमने फॉर लूप को यूज करना है और फॉर लूप के हवाले से हमने मजीद काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है। जो हमारी लैब एक्टिविटीज़ इस चैप्टर की काफ़ी लेंथी है लैब एक्टिविटीज़, उन लैब एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करेंगे और उसमें फॉर लूप के काफ़ी सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे जहां पर हमने सॉल्व करना होगा। तो अभी तक देखिए जितना आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, इस लेक्चर को आज हम एंड करते हैं। हमने डिसीजन स्ट्रक्चर से शुरू किया था, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया। ये चारों वो स्टेटमेंट्स हैं, इनको तब आप यूज करते हैं जब आपने किसी कंडीशन की बेस के ऊपर डिसीजन लेना हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम ये करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम ये करेंगे। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप इन स्टेटमेंट्स को यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपने लूप स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना शुरू किया और उसमें हमने पहला ही लूप जो है वो फॉर लूप डिस्कस किया और फॉर लूप के हवाले से हमने पढ़ा कि फॉर लूप जो है वो रेपिटेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। चीज़ों को रिपीट करना हो जब आपने तो आप फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर अब फॉर लूप का जो यूज है बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और फॉर लूप का पर्पस जो है वो चीज़ों को रिपीट करना है। तो अब आपको जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो आपको ये अंदाज़ा खुद लगाना है, आपने खुद इसको एवेलुएट करना है कि इस पे हम क्या डिसीजन स्ट्रक्चर लगाएं या फिर हम इस पे लूप लगाएं। ठीक है, तो पर्पस दोनों के डिफरेंट है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं हम लूप की जगह डिसीजन स्ट्रक्चर्स ना यूज़ कर लें या डिसीजन स्ट्रक्चर्स की जगह हम कहीं लूप ना यूज़ करना शुरू कर दें। तो आपने देखना होगा कि क्या हमें कंडीशन की बेस पे डिसीजन लेना है या हमने कंडीशन की बेस पे चीज़ों को रिपीट करना है। तो अगर हमने रिपीट करना होगा तो हम लूप की तरफ जाएंगे और अगर हमने कोई डिसीजन करना होगा, कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी, कोई स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी होगी तो हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को यूज़ कर लेंगे। वो भी हमने देखना है कि अगर वन वे डिसीजन मेकिंग है तो हम इफ एल्स को इफ को प्रेफर करेंगे, टू वे डिसीजन मेकिंग है तो इफ एल्स को प्रेफर करेंगे और अगर मल्टीपल वे है तो एल्स इफ या स्विच में से किसी एक को प्रेफर किया जा सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अगर आपने सिर्फ इक्वालिटीज को चेक करना है तो फिर आप स्विच की तरफ जाएंगे, अगर आपने रिलेशन ऑपरेटर्स के हवाले से कंडीशंस को चेक करना है तो फिर आप एल्स इफ की तरफ जाएंगे। तो ये आपका शॉर्ट सी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लूप की मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।